हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, यूपीएससी का जो मेंस है वो एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो फाइनेंस कमीशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये जो है GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 में कभी कभी जैसे पिछली बार 2018 में ही यूपीएससी ने पूछ लिया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो TOR कहते हैं इसको 15 फाइनेंस कमीशन में या किसी भी फाइनेंस कमीशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताना पड़ता है फाइनेंस कमीशन को। मतलब कि गवर्नमेंट इस टर्म में आपको बताती है कि आपको इस टर्म एंड कंडीशन के तहत आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पूछ लिया गया था कि स्टेट का क्या अप्रीहेंशन रहेगा अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, और यूपीएससी हर साल इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, ओके। देखिए, इस जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी का मैंने PDF फॉर्मेट जो है वो लिंक में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके। इसको आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो इसी बेसिस पर रहेगा। हम लोग जानेंगे कि फाइनेंस कमीशन है क्या, और फाइनेंस कमीशन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 15 फाइनेंस कमीशन अभी देखिए NK सिंह के अंडर कमेटी बनाई गई है। जो फाइनेंस कमीशन है वो मैं आपको बता दूं कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, ओके। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए, 15th फाइनेंस कमीशन, याद रखिएगा ये 15th फाइनेंस कमीशन, ओके। तो 15th फाइनेंस कमीशन को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 2017 में। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। क्या चीज़ रिकमेंडेशन करने के लिए? फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस फॉर द फिस्कल ईयर्स कमेंसिंग ऑन अप्रैल 2020। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टैक्स कैसे डिवोल्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे देना है, पंचायत को कैसे देना है, वो सब वर्टिकल वे में और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बताना है, ओके। किसको बताना है? फाइनेंस कमीशन को। और इसी के तहत सरकार जो है वो स्टेट्स को पैसा देती है, ठीक है। मोटा मोटी इस हिसाब से आपको समझना है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंस कमीशन, जो हम लोग 15वां फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंस कमीशन एक्चुअली है क्या। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये आपको बता दूं कि आर्टिकल 280 तहत के आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? ये ऐसा मेथड और फॉर्मूला निकालता है हर 5 साल, जिससे जो टैक्स इकट्ठा होता है, जो सरकारें टैक्स इकट्ठा करती हैं, जो स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करती है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। कि इसको, उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब देखिए भाई, अगर स्टेट को चलाना है, स्टेट के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरे स्टेट को चला सकें, तो सेंट्रल उनकी मदद करती है। तो हर 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, किसको पैसा देती है? स्टेट को, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का यही काम है कि कैसे टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो टैक्स आया है, टैक्स के प्रोसीड्स को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अमंग द ईच स्टेट्स, ओके। क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ट्रेवल करती हैं गाड़ियाँ, तो उनके बीच में टैक्सेस लगते हैं, उसको भी देखा जाता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में 4 लोग होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, और एक चेयरमैन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी जो छोटे मोटे एग्जाम, फॉर एग्जांपल SSC वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? देखिए, फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है इनके चेयरमैन को और इनके 4 मेंबर को। चलिए, मैं फाइनेंस कमीशन को पढ़ने के पहले, मेन आर्टिकल इनका 280 है,
कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में अंडर आर्टिकल 280 के बताया गया। इससे एक थोड़े बहुत आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है, जो आर्टिकल 270 है उसमें बताया गया कि कैसे सेंट्रल टैक्सेस का शेयरिंग करना है। आर्टिकल 275 है, 275 में क्या बताया गया है कि एड्स जो ऑफ रेवेन्यू ग्रांट इन एड्स, सब्सिडी ग्रांट्स, नॉन प्लान ग्रांट्स कैसे देना है स्टेट्स को, और अगर कोई स्पेशल नीड है असिस्टेंट वो कैसे देनी है, वो आर्टिकल 275 में बताया गया। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको बता दिया हूँ कि कैसे टैक्स, मेजॉरिटी ऑफ टैक्स कहाँ से आते हैं, इनकम टैक्स से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, ठीक है, आपका कस्टम से आता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, ठीक है। इसी तरह स्टेट्स को वो ह्यूज अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि फाइनेंस कमीशन अभी क्या है। अब 15th फाइनेंस कमीशन में कौन मेंबर है आपको बता दूं कि 15th फाइनेंस कमीशन में किसका चेयरमैन है, एनके सिंह है। यही एनके सिंह है जिन्होंने एफआरबीएम, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट को रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, और इनको ही चेयरमैन बनाया गया है आपका 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन में 2017 में बनाया गया, ठीक है। कौन से ईयर तक के, अप्रैल 2020 से लेके 2025 तक के लिए, ओके, ये याद रखिएगा हमेशा। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन क्या कहते हैं, देखिए जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को या बनाता है, जब फाइनेंस कमीशन को गठित करता है, तो प्रेसिडेंट की तरफ से रिकमेंडेशन जाता है कि भैया आपको इस पॉइंट्स पे आपको बनाना है। क्या बनाना है, फाइनेंस कमीशन क्या बताएगा, पहला फाइनेंस कमीशन बताएगा कि यूनियन और स्टेट्स में जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स है, नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स मतलब क्या हो, जितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है उस टैक्स को कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, बिटवीन देम और स्टेट्स के बीच में कैसे करना है वो बताना है। एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स, कितना कितना हर एक स्टेट को कितना कितना शेयर मिलेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। और किस प्रिंसिपल्स के तहत, मतलब क्या लिखा है, द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैसे कैसे स्टेट्स पैसा जाएगा, क्योंकि सारा पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, तो वहां से कैसे शेयर होगा हर स्टेट को वो देखा जाएगा, ठीक है। और कुछ और, जैसे स्टेट के जो म्यूनसिपैलिटी जो स्टेट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है सीएफएस, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है उससे जो है कैसे म्यूनसिपैलिटीज़ को और पंचायत को कैसे जाएगा ये बताएगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशंस पहले देने से पहले, और हमें बता दूं फाइनेंस कमीशन जो है वो एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इसका रिकमेंडेशन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट माने या ना माने, क्यों, क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, एडवाइजरी बॉडी है। इसका अगर कोई राय देती भी है फाइनेंस कमीशन तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस माने या ना माने, लेकिन मोस्ट अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो फाइनेंस कमीशन जिस हिसाब से डिवोल्यूशन बताता है, स्टेट गवर्नमेंट वैसा वैसा करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा वैसा करती हैं, वैसे ही डिवॉल्व करती हैं अपना रिसोर्सेज, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, चलिए। तो while making the recommendation, the 15th फाइनेंस कमीशन may consider what रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर पोटेंशियल, कि भैया कितना रिसोर्सेज, क्या इतना रिसोर्सेज हैं इनके पास सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को आपस में बांटने के लिए, डिमांड कितना है रिसोर्सेज का, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो डिवोल्यूशन 14th फाइनेंस कमीशन ने डिवोल्यूशन किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारा चेंज आया था, 42% उसमें बोला था, इसमें थोड़ा सा 1% कम होगा, मैं आपको ये बताऊंगा आपको। जो डिवोल्यूशन 14th फाइनेंस कमीशन में था जो, और उसका क्या फिजिकल सिचुएशन में असर हुआ है, इसको भी उनको देखना है, ऑफकोर्स देखेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अभी जीएसटी लाया गया है, तो इम्पैक्ट, जीएसटी का इम्पैक्ट क्या रहा है और उसका कंपनसेशन जो लॉस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को वो कैसे 5 साल में उनको भरा जाएगा, ये भी इनको बताना होगा, ठीक है। अच्छा, कमीशन में कंसीडर प्रपोजिंग परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टू द स्टेट। अच्छा, हर स्टेट का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पे भी आप देखिएगा, ये जो फाइनेंस कमीशन अपना रिकमेंडेशन देता है तो वो भी देखता है कि कितना जो परफॉर्मेंस का स्टेट का, क्या उन्होंने अच्छा किया है कि नहीं किया है, ठीक है। कि मैं यहाँ अब मैं पॉज कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा ध्यान से, आप पॉज करके देख लीजिएगा, और बाकी मेरा पीडीएफ जो है वो लास्ट में मैं रिकमेंडेशन बॉक्स में डालूंगा, ये लिंक में दूंगा, ही आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ फटाफट बता देता हूँ क्या क्या एफर्ट देखते हैं कि भैया अगर मान लो परफॉर्मेंस, मान लो कोई स्टेट है, सपोज करिए यूपी और एमपी, अगर उनको लगता है कि नहीं एमपी का
परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, तो उनको थोड़ा सा फंड ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी उनके क्या उनका पहले से परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो उनको ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, इस परफॉर्मेंस बेस के हिसाब से, ठीक है। कितना एफर्ट लगाया उन्होंने जीएसटी में, कितना एफर्ट लगाया पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs में कितना इन्होंने प्रोग्रेस किया है, इस पर देख सकते हैं। नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू उन्होंने कितना कमाया, इस पर देख सकते हैं। प्रमोटिंग DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उन्होंने कितना यूज़ किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कितना किया, ताकि जो है वो जो पैसा मिडिल मैन खा देते वो कम हुआ कि नहीं हुआ, उस पर देखना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, EOB, ठीक है, EODB, ठीक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छा है स्टेट्स का, वो देख सकते हैं। स्टेट ने कितना लोकल बॉडीज़ को ग्रांट किया, पावर कितनी दी, उसको देखते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस कितना किया है सैनिटेशन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ें जो हैं जब फाइनेंस कमीशन परफॉर्मेंस के हिसाब से देगा वो ये सब रिकमेंडेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब मैंने बता दिया कि फाइनेंस कमीशन जब रिकमेंडेशन देगी तो वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं रिकमेंडेशन देने के पहले, ठीक है, और कैसे कैसे डिवॉल्व करना है फंड को, ठीक है। अच्छा, अब जो 15th फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस उसका रिकमेंडेशन क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, दो टाइप से रिकमेंडेशन होता है। वर्टिकल रिकमेंडेशन, ऊपर से नीचे कैसे पैसे को बांटना, और हॉरिजॉन्टल और लेवल पे कैसे बांटना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वर्टिकल डिवोल्यूशन कैसे करना है, हर सेंट्रल से स्टेट को पैसा कैसे जाएगा। 41% ऑफ द डिविजल पूल, याद रखिए 1% कम हुआ है पिछली बार से, पहले 42% था जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, ठीक है, उसने बोला था 42% देना, लेकिन इस बार फाइनेंस कमीशन ने 41% बोला है, ठीक है। 1% जो है वो लेस कर दिया। अच्छा, 1% जो लेस कर दिया उसके पीछे भी रीज़न है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहले 42% बोला था जो 14th फाइनेंस कमीशन है, लेकिन उन्होंने 41% कर दिया इस बार। किस लिए कम किया है, क्योंकि ये आपको बता दूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्टेट वो तोड़ दिया गया, ठीक है, उसको UT बना दिया गया, ओके। और अब लद्दाख भी एक बन गया है, जम्मू कश्मीर एक UT बन गया। तो जब ये कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जब ये UT बनाया गया, इसके तहत 1% शेयर जो है वो टोटल में कम हो गया, ठीक है। क्यों कम हो गया, क्योंकि UTs की जो पैसे की जिम्मेदारी है वो किसके हाथ में होती है, वो सेंटर के हाथ में होती है, ओके, इसीलिए कम कर दिया। देखिए यहाँ लिखा हो गया है, UTs आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड देयर डिमांड्स हैव टू मेट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इज डन प्राइमरली टू इनेबल द स्टेट्स टू प्रोवाइड बेसिक पब्लिक गुड्स सर्विसेज विद इक्विवेलेंट टैक्स एफर्ट, ठीक है। वेरियस क्राइटेरिया नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब कि यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं, पॉपुलेशन का देखते हैं क्राइटेरिया, एरिया एंड फॉरेस्ट का इकोलॉजी कितना मेंटेन किया गया वो सब देखेंगे। आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बैठ के। इक्विटी बेस्ड क्राइटेरिया देखें, इनकम डिस्टेंस कितना है, ठीक है, दोनों के बीच में, हर एक आदमी के बीच में कितना इनकम डिफरेंस है। परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया, डेमोग्राफिक देखेंगे भैया कि क्या उन्होंने अपना पॉपुलेशन कम किया है कि नहीं किया है, ठीक, ये सब देखेंगे। इसको भी आप देख लीजिएगा प्लीज़। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया है, पहले क्राइटेरिया क्या यूज़ किया गया था 14th फाइनेंस कमीशन में, और 15th फाइनेंस कमीशन में क्या यूज़ किया गया। देखिए, इनकम डिस्टेंस 50 पहले लिया गया था, इस बार 45, मतलब कि 5% में लेस किया गया, ठीक है। 1971 की पॉपुलेशन 17.5% ली गई थी, लेकिन इस बार 0 है, ठीक है। इस बार पूरा पॉपुलेशन जो है 2011 का 14th फाइनेंस कमीशन में 15% देगा गया, ठीक है, इसमें 10% है। एरिया 15-15 सेम है। फॉरेस्ट कवर पहले 7.5 देखा, इस बार फॉरेस्ट कवर नहीं दिखा, तो इसी की आलोचना भी हो रही है कि कई सारे स्टेट्स ने फॉरेस्ट कवर बढ़ाया, लेकिन उसको किसी का फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको प्लीज़ आप जानिए, ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। फॉरेस्ट इकोलॉजी 10 हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5, टैक्स एफर्ट 2.5, टोटल तो यहाँ भी 100, यहाँ ये 14th फाइनेंस कमीशन का था, ये 15th फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, ऊपर आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही पॉपुलेशन का देखेंगे तो पॉपुलेशन में 2011 का सेंसस दिया गया है, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2011, मतलब कि जब फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगी तो उसका सेंसस सिर्फ 2011 से देखना है, ना कि 1972। यही कारण है जो डेवलप्ड स्टेट है वो अगेंस्ट है, क्योंकि डेवलप्ड स्टेट ने पॉपुलेशन अपनी कम कर ली है ना, तो उनको लग रहा है कि भाई कि हम क्यों फंस रहे हैं, हमने तो पॉपुलेशन कम कर ली है, लेकिन यूपी की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल बढ़ती जा रही है, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया, एरिया देखते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी देखते हैं, इनकम डिस्टेंस देखते हैं। ये ऊपर मैंने परसेंटेज ही बता दिया आपको, आप प्लीज़ इसको पॉज करके देख लीजिएगा, या तो आप मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, 1971 के बजाय हम 2011 का सेंसस देखेंगे। टैक्स एफर्ट देखेंगे, कितना लोगों ने टैक्स दिया है, कितना टैक्स बेस बढ़ाया है सरकारों ने, ठीक है, वो सब देखते हैं।
अच्छा, अब लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया है इस रिकमेंडेशन में। 15 फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन ने बोला है कि टू रिकमेंड ग्रांट्स टू ऑल टीयर्स ऑफ पंचायती राज टू एनेबल पूलिंग रिसोर्सेज टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट, इंप्रूव देयर फंक्शनल वायबिलिटी। उन्होंने और बोला है कि स्टेट को पंचायती राज में पैसा लगाने के लिए या और डिवॉल्व करने के लिए, ताकि जो है वो पंचायती राज जो कॉरपोरेशन है या तो पंचायत है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे। ठीक है, 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया को ग्रांट और देने की बात की गई है, इन्होंने बताया है। ठीक है, ये सब प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रांट्स टू लोकल बॉडी, इस बार कमीशन ने रिकमेंड किया 90,000 करोड़ को ग्रांट करना चाहिए लोकल बॉडी से 2020 से लेकर 2021 में। दिस अमाउंट टू 4.31% ऑफ द डिविजल पूल, जो पिछली बार से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट तो जो आप मेंस में लिखेंगे वो यही है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इंटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, स्टेट के बीच में 90 और 10 के बीच में करना है, 90% 90 to 10 का रेशो के बीच में करना है। ठीक है, इस बार 15 फाइनेंस डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बोला है करने को। ठीक है, एनडीएफ को ज़्यादा फंड बोला है देने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड स्टेट का बोला है ज़्यादा देने के लिए। Commission recommend the creation of funds for the disaster mitigation along with the disaster response, which will not together is called as a National Disaster Risk Management Fund, NDRMF और HDRMF। ये बनाने को बोला है, एक फंड स्टेट बनाने को बोला है, ताकि अगर डिजास्टर आता है तो इस फंड में पैसा जाए और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में फंड यूज़ कर सके। इन्होंने रिकमेंड किया कि 28,000 लगभग 29,000 29,000 करोड़ जो फंड जो है वो एचडीआरएफ को जाना चाहिए। ठीक है, ये बोला है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो अच्छी है जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है, ऊपर जो मैंने आपको बताया है, ये प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा और ज़्यादा डाटा में ना घुसिएगा, लेकिन मोटे मोटे जो छोटे छोटे हैं जो आप मेंस में लिख सकते हैं वो उसको प्लीज़ आप रट लीजिएगा। इतना तो मैंने यहाँ बता ही दिया है। ओके, तो मेन अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था 2018 में भी आया था क्वेश्चन कि मेन एम्प्रीहेंशन क्या है। मान लीजिए जो 15 फाइनेंस कमीशन स्टेट्स का, क्योंकि कुछ सारे स्टेट्स हैं वो अपोज कर रहे हैं इसका। किसका अपोज कर रहे हैं? इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है फाइनेंस कमीशन को, टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसके तहत आपको बनाना है, इस टर्म्स कंडीशन में आपको रिकमेंडेशन बनानी है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बोला है कि अपोज किया सब स्टेट ने। अच्छा, स्टेट ने क्या बोला है? कुछ स्टेट्स जो है प्रोग्रेसिव स्टेट, आपको बता दूं जैसे साउथ के स्टेट्स हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम किया है। ठीक है, 1971 का अगर देखेंगे, ठीक है, 2011 में देखेंगे अभी तो हालांकि तुम ये तो सोचने वाले तो बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन इसमें अब पॉपुलेशन वाइज ही फंड जाना है, तो अगर 2011 सेंसस का लेंगे तो इसमें घाटा सदर्न स्टेट्स का है ना, तो वो सदर्न स्टेट बोल रहे हैं कि आप 2011 क्यों ले रहे हैं, आप 1972 का लीजिए ताकि उनको फंड और अच्छे से मिले। ठीक है, स्टेट्स डेट हैव परफॉर्म वेल ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल वुड बी पेनलाइज, उनको लग रहा है कि एक प्रकार से वो पेनलाइज्ड हो जाएंगे कि हमने तो अच्छा काम किया देश के लिए, हमने तो पॉपुलेशन कम की, लेकिन हमको इस चीज़ को पेनलाइज्ड क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये उनका एक अप्रेंशन है। तीसरा उन्होंने बोला है कि जो 1971 का सेंसस आप वो यूज़ करिए, जो क्यों तो यही क्वेश्चन आया था 2018 में भी कि 14 फाइनेंस कमीशन में क्या ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इसके अगेंस्ट सम स्टेट्स क्यों है आपको मैंने ऊपर बताया था 1970 उन्होंने सिर्फ 17% यूज़ किया था 14 फाइनेंस कमीशन ने, लेकिन 2011 में सेंसस में उनको कम्प्लीटली यूज़ कर रहे हैं 2011 का। ठीक है, इससे और वो परेशान है स्टेट्स। ठीक है, सम स्टेट्स हैव हायर पोटेंशियल इन एक्सपेंडिंग जीएसटी, कुछ स्टेट्स बोले भैया जैसे फॉर एग्जांपल डेवलप स्टेट्स है, महाराष्ट्र हो गया या तमिलनाडु को डेवलप, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि हमने अपना जीएसटी का टैक्स बेस बढ़ाया है तो लेकिन हमको उस हिसाब से मिल नहीं रहा, वाइल कुछ लोगों ने नहीं किया तो उनको क्यों मिल रहा, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टेट ने ज़्यादा कमाया है, ज़्यादा अपने बेस को बढ़ाया है, टैक्स के बेस को, एक स्टेट से नहीं बढ़ाया है तो उनको भी वही चीज़ मिल रहा, फंड उनको वही चीज़ मिल रहा, तो बोल रहे हैं कि हमको क्यों नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं। मैनी स्टेट्स रन सोशल सेक्टर स्कीम, अच्छा कुछ स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल केरला हो गया, वो सब मेडिकल, दिल्ली हो गया, ये सब मेडिकल में ज़्यादा, मेडिकल एजुकेशन में ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उनको लग रहा है कि हम सोशल सेक्टर स्कीम वेलफेयर में ज़्यादा ओरिएंटेड है, तो इसके हम अगर इफ़ दीज स्कीम्स आर कंसिडर्ड पॉपुलिस्ट दीज स्टेट विल बी पेनलाइज, अब उसकी वजह से हमको अलग से और पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, वो नहीं मिला हमें। Some recent devolution criteria that consider implementation of central scheme as a tax devolution is their constitutional right, वो कह रहे हैं कि ये हमारा डिवोल्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हक नहीं है, वो ये क्यों कर रहे हैं डिवोल्यूशन। ठीक है, हमारे हिसाब से डिवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये भी है।
और स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया, उसको हमको पैसा नहीं मिला है, जीएसटी का हमको पैसा नहीं मिला, बर्डन है। तो वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है, ठीक है। तो आज के इसमें इतना ही है, और प्लीज़ मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, और लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब दे दूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको फिर से बता दूँ, फाइनेंस कमीशन जो है वो यूपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेंस में जो आने वाला है मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। 15 फाइनेंस कमीशन आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा जो मैंने दिया है उससे ज़्यादा कहीं से आएगा। इसको प्लीज़, इसका जो की पॉइंट्स हैं आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, की पॉइंट्स खाली पढ़ लीजिएगा, और जाके एग्जाम में आप पॉइंट्स वाइज इसको अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए, और किसी को अगर पर्सनल कोचिंग लेनी है तो प्लीज़ मैं लिंक में बॉक्स दे दिया हूँ, यूपीएससी के लिए किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली जीएस के लिए, फॉर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। तो मैंने लिंक दे दिया है, उसमें नंबर भी दे दिया, प्लीज़ कॉल करके आप डिटेल में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।